आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई अपने पास यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो थर्ड सब्जेक्ट है आपके पास मैथ्स। तो आपको हर सब्जेक्ट को परफेक्टली टाइम अलोकेट करना पड़ेगा। जो अब तक चलता आ रहा था बचपन में, कल कर लेंगे, कल के ऊपर अब आपको चीजें नहीं छोड़नी है। शुरुआती 90 दिनों में, स्टार्टिंग के 90 डेज में आपको ये हैबिट नहीं बनानी है, ठीक है आज का होमवर्क पेंडिंग हो गया कल कर लेंगे, नहीं। जैसे कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हैं, जैसे जेई की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है वो एग्जाम अगर 3 घंटे का है तो आपको उस अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। हेलो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो स्पेशली क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी 11th में एडमिशन लिए हैं, जो कि क्लास 10th से 11 मूव करे हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ही के लिए योर फर्स्ट 90 डेज विल डिसाइड एवरीथिंग। आपके जो शुरू के 90 डेज है, आपके जो तैयारी के 90 डेज है स्टार्टिंग के, वो आपका टोटली फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कैसा स्कोर करने वाले हैं वो डिसाइड करेगा। किस तरीके से, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम, सबसे पहले आपको आपका इस्टेब्लिशिंग करना पड़ेगा अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आपका जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम क्या है इसके अंदर, द फर्स्ट फ्यू वीक्स शुड बी डेडिकेटेड टू थॉरली अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम। आप को ये पता है आपको आज से 2 साल बाद, क्लास 11th में है तो 2 साल बाद 11th पूरा पढ़ेंगे, 12th के बाद आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पहले उस एग्जाम को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये एग्जाम है किस तरीके का, उसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग आती है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्टिंग में आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सिलेबस को समझना पड़ेगा। फिर बिल्डिंग अ स्टडी प्लान, create a detailed schedule that allocates each time for each subject and topic, ensuring balanced coverage। आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई अपने पास यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो थर्ड सब्जेक्ट है आपके पास मैथ्स। तो आपको हर सब्जेक्ट को परफेक्टली टाइम अलोकेट करना पड़ेगा कि इतना समय मैं फिजिक्स को दूंगा, इतना समय मैं केमिस्ट्री को दूंगा और इतना ही समय मैं मैथ्स को दूंगा। और यही आपको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा शुरुआती दिनों में। शुरुआती दिनों में आपको यही पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्लास 10th से 11th की मूव करे हैं तो आपके लिए एक ट्रांजिशन फेज होता है। आपने जो 10th में देखा वो टोटली डिफरेंट होता है और 11th में आपको सिनेरियो एकदम अलग मिलता है। तो शुरुआती दिनों में आपको इन बातों का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए यहां पे आप देखिएगा कि बिल्डिंग अ स्टडी प्लान, कि आपको यहां पे एक डिटेल्ड शेड्यूल बनाइए आपका, दैट अलोकेट्स टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट एंड टॉपिक, इंश्योरिंग बैलेंस्ड कवरेज। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइजिंग की टॉपिक्स, मतलब आइडेंटिफाई हाई वेटेज एरिया एंड फोकस ऑन मास्टरिंग दैम फर्स्ट। आपको किसी सब्जेक्ट की अगर बात करी जाए तो आप ये देखिए कि उसका सबसे ज्यादा वेटेज वाला एरिया कौन सा है। सबसे पहले कोशिश करिए कि आप उसको मास्टर कर पाएं, आप उसमें एक्सेल कर पाएं, क्योंकि जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी तब तक अपन कैसे अपनी तैयारी को अच्छा कर पाएंगे। तो इसीलिए प्रायोरिटाइज करिए अपने की टॉपिक्स को। नेक्स्ट, गैदरिंग क्वालिटी स्टडी मटेरियल, इन्वेस्ट इन रिलायबल रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक्स एंड ऑनलाइन मटेरियल। जैसा कि आप 11th में आए हैं तो आपके पास एनसीईआरटी भी होती है,
आपको आपके करिकुलम के अकॉर्डिंग शीट्स मॉड्यूल्स भी दिए जाते हैं, एक्सरसाइजेस दी जाती है। तो आप अच्छे अच्छे बुक्स को, रिसोर्स को कलेक्ट करिए। स्टार्टिंग में आप अपने सीनियर्स से पूछिए, क्लास 12th में जो है या जो पास आउट हो चुके हैं, कि उन्होंने जब 11th में थे तो कौन सी बुक्स रेफर करी थी। उन बुक्स को रेफर करिए, उनको एक साथ पहले रखिए अपने पास। जब तक अपने पास हथियार तैयार नहीं होंगे, अपन कैसे दुश्मन से लड़ेंगे, कैसे एग्जाम देंगे। तो उन हथियारों को इकट्ठा करिए, और अपने लिए हथियार क्या है? अपनी किताबें हैं, जिससे अपन को लड़ना है। तो इन्वेस्ट इन रिलायबल रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक एंड मटेरियल्स। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स, मतलब कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन। क्लास 11th 10th में आपने जो भी किया हो, 11th में अपन को कंसिस्टेंसी पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्टिक टू योर स्टडी शेड्यूल एज मच एज पॉसिबल टू बिल्ड डिसिप्लिन एंड अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। टालम टोल हटाना पड़ेगा। जो अब तक चलता आ रहा था बचपन में, कल कर लेंगे, कल के ऊपर अब आपको चीजें नहीं छोड़नी है। शुरुआती 90 दिनों में, स्टार्टिंग के 90 डेज में आपको यह हैबिट नहीं बनानी है, ठीक है आज का होमवर्क पेंडिंग हो गया, कल कर लेंगे। नहीं, कल के ऊपर आपको नहीं छोड़ना है। आपको अपना होमवर्क हो, आपको आपका जो भी शेड्यूल मिला हो, उसको अप टू डेट रखिए, उसके अकॉर्डिंग चलिए, कभी भी उसको पाइल अप होने मत दीजिए। So basically stick to your study schedule as much as possible to build discipline and avoid procrastination. Next, regular revision. एक शब्द हमेशा अपने नोटिस बोर्ड पे लिखो, अपने माइंड में रखो कि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। So basically, frequent revision helps reinforce learning and improves retention of information. अभी बच्चों, अगर आप क्लास 11th में हैं तो अभी स्टार्टिंग हो रही है। धीरे धीरे चैप्टर्स बढ़ेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के। डेली आप कुछ ना कुछ नया पढ़ेंगे, और अगर आप पुराना टॉपिक रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको नया तो याद रहेगा, लेकिन पुराने जो टॉपिक्स है वो धीरे धीरे फेड होने लग जाएंगे। तो बहुत जरूरी है शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही आप रिवीजन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। रिवीजन के लिए खास आपको टाइम निकालना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। रेगुलर रिवीजन, फ्रीक्वेंट रिवीजन हेल्प्स रीइंफोर्स लर्निंग एंड इंप्रूव्स रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। Active recall. Use techniques like flashcards, mind maps and practice question to actively retrieve information. ये एक तरीके का रिवीजन का पार्ट है कि आपको अगर कोई टॉपिक पढ़े हुए, कोई चैप्टर पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है, तो आप उनके फ्लैश कार्ड, माइंड मैप, उसको शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स की तरह उसको रिवाइज करिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो अंदर आ जाए, ताकि आप उस चीज को, उस टॉपिक को ना भूलें। उसके लिए बहुत जरूरी है एक्टिव रिकॉल। सीक क्लैरिफिकेशन। ये आदत आपको शुरू से ही रखनी है कि अगर आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप गाइडेंस को लेना मत भूलिए। डोंट हेजिटेट टू क्लियर डाउट्स फ्रॉम टीचर्स, मेंटर्स या किसी भी ऑनलाइन फोरम पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं कि ठीक है ये छोटा सा डाउट है, ये रहने देते हैं, बाद में पूछ लेंगे, तो वही बात हो गई प्रोक्रेस्टिनेशन वाली। आपको सारे के सारे डाउट क्लियर करने हैं शुरुआत से ही। अगर आप स्टार्टिंग से अपने डाउट को पाइल अप रखेंगे तो वो डाउट कभी क्लियर ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने कंसेप्ट्स का क्लैरिफिकेशन रखना। मैक्सिमाइजिंग प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। सबसे पहले रेगुलर मॉक टेस्ट।
यहां पे लिखा है स्टिमुलेट एग्जाम कंडीशंस बाय टेकिंग मॉक टेस्ट टू एक्सेस योर प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई वीक एरियाज। अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपने एग्जाम को लेके बहुत ही सीरियस है, तो शुरुआत से, स्टार्टिंग से ये आदत डाल लीजिए कि आप अपने टेस्ट को कभी मिस ना करें, आप अपने टेस्ट को सीरियसली लें और टेस्ट के जो नंबर आ रहे हैं उन नंबर का एनालिसिस करें, अपने वीक पॉइंट्स को देखें कि आप कहां पे लैक कर रहे हो। ये आपको शुरुआत से ही आदत डालनी है और ये शुरुआत से अगर आप आदत डालेंगे और यही आदत अगर एंड तक चलती जाएगी तो श्योरली आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। सो रेगुलर मॉक टेस्ट और उनका access your progress and identify weak areas. एनालाइज मिस्टेक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, केवल टेस्ट देना इज नॉट द टारगेट। टेस्ट के साथ साथ उस टेस्ट का एनालिसिस बहुत जरूरी है कि अगर आपके नंबर कटे हैं, अगर आपने कोई क्वेश्चन को स्किप करा है तो क्यों स्किप करा है, क्यों अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप क्या सोच रहे थे, आपने क्या लॉजिक लगाया और असलियत में उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था। ये इतना माइन्यूट एनालिसिस होना बहुत जरूरी है और शुरुआत से आदत डाल लीजिए इस एनालिसिस की कि केयरफुली एनालाइज योर मिस्टेक इन मॉक टेस्ट एंड फोकस ऑन रेक्टिफाइंग देम। उनको सुधारने में बहुत ज्यादा फोकस रखिए। टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग मॉक टेस्ट टू इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। जैसे कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हैं, जैसे जेई की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है वो एग्जाम अगर 3 घंटे का है तो आपको उस अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। आपको 3 घंटे के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और अगर आप जेई के एस्पिरेंट है तो मैथ्स की तैयारी, तीनों सब्जेक्ट आपको 3 घंटे में कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। स्टार्टिंग से ही इसकी आदत डालिए, क्योंकि आप जब ट्रांजिशन फेज में आते हैं, 10 to 11th मूव करते हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, क्योंकि वो किसी एक सवाल में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनका पेपर छूट जाता है। वो सोचते हैं ये तो सवाल आना चाहिए, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो आपको इसी चीज का एनालिसिस करना है, आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रखना है ताकि आपका पेपर टू द पॉइंट या लास्ट ड्यूरेशन तक खत्म हो जाए। ड्यूरिंग मॉक टेस्ट टू इंप्रूव स्पीड और एक्यूरेसी, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। Familiarize yourself with the type of questions asked and the difficulty level by solving previous year paper. आप सबको ये पता है कि हर साल अगर कोई एग्जाम आप दे रहे हैं तो हर साल उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो आप शुरू से ये आदत रख लीजिए कि आप PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करते हुए चले। हर चैप्टर के खत्म होने के बाद उसके प्रीवियस ईयर को लगाना मत भूलिए, जिससे आपको एक्चुअली में आइडिया लगता है कि हाँ, पहले सालों में कैसे इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आदत आपको शुरू से डालनी है और ये आदत अगर आप एंड तक करेंगे तो बहुत फायदा मिलने वाला है। तो सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। मेंटेनिंग वेल बीइंग, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। प्रायोरिटाइज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। एंश्योर यू गेट इनफ स्लीप, eat nutritious food and engage in physical activity to stay healthy and focused. आप सब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें इतना भी इन्वॉल्व नहीं हुए हो कि आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखें, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अपना मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। केवल एक टास्क को लेते हुए नहीं करना है, आपको पूरा ध्यान रखना है अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बिल्कुल वही बात है यहां पे कि एंश्योर यू गेट इनफ स्लीप,
पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सोना भी जरूरी है, इनफ स्लीप भी जरूरी है। ईट न्यूट्रिशियस फूड एंड एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी टू स्टे हेल्दी एंड फोकस्ड। टेक ब्रेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। Incorporate short breaks during study session to avoid burnout and maintain concentration. कई बच्चे स्टार्टिंग से ये करते हैं कि अभी 10 मिनट पढ़े, फिर ब्रेक ले लिया आधे घंटे का। शुरू से अगर आप 10th क्लास से 11th क्लास में जस्ट मूव करे हैं तो 10th क्लास तक कई बच्चों की ऐसी आदत होती है, 10 मिनट पढ़े, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर 10 मिनट पढ़े, फिर थोड़ी देर का ब्रेक ले लिया। ऐसा नहीं करना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि लगातार 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं, बिना ब्रेक के पढ़ रहे हैं। हर एक सिटिंग के बाद आपको थोड़े से ब्रेक की बहुत जरूरत होती है, ताकि आपका कंसंट्रेशन बराबर बना रहे। तो आप जरूर ब्रेक लीजिए, एक शॉर्ट ब्रेक लीजिए, लेकिन थोड़े से ड्यूरेशन के बाद। ठीक है, तो ये ब्रेक लेना बहुत जरूरी भी होता है। Manage stress. Learn stress management technique like meditation or deep breathing exercise. कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई मॉक टेस्ट है या आपसे आपका कोई टेस्ट लिया जा रहा है, तो आप एकदम एंजाइटी हो जाते हैं, आपको जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाते हैं, जो आता हुआ सवाल है वो भी गलत कर जाते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है आपको अपना स्ट्रेस को मैनेज करना, और उसके कुछ एक सॉल्यूशन है, जैसे कि मेडिटेशन कर सकते हैं और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आप शुरू से आदत डाल लीजिए इस चीज की, ताकि आपको फाइनल एग्जाम तक कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पे नेक्स्ट था अपने पास मैनेज स्ट्रेस। किस तरीके से आप अपना एग्जाम का जो स्ट्रेस है उसको मैनेज कर सकते हैं, जो कि शुरुआत से आपको आदत डालनी है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। By focusing on these key areas during the initially 90 days, you can create a strong foundation for your competitive exam preparation and increase your chances. तो अगर आप शुरू के 90 days में अगर आप ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं, तो श्योरली जो आपको 2 साल बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है, यही सारे पॉइंट्स को शुरुआत से दिमाग में रखते हुए इनको फॉलो करिएगा, ताकि आपको यहां पे आपके चांसेस बढ़ जाएं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एक्सेल करने में। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैसे आप इनिशियली 90 डेज कैसे आपके लिए सब कुछ डिसाइड करेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।